क्या पीवाई क्यू डिस्कस करना है या कोई थ्योरी बढ़ा दूं? बताओ क्या कहते हो, क्या डिस्कस करना है? अच्छा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 13 किस ईयर का है जी? 2022 का अनुभव। सो ये अपने चैट में भेजे हैं ना? हाँ हाँ सर, क्वेश्चन 1 and 13 2022। अच्छा 1, ठीक है। सो ये 1 है ना। अगर आप चाहो तो मैं थ्योरी भी बता सकता हूँ, है ना, अलग रिकॉर्डेड में है, लेकिन स्टिल वी कैन डिस्कस। अगर अब ऐसा है तो हम लोग थ्योरी भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो। सो ये क्या कह रहा है 1, कि एक्स बी द बाइनोमियल एन पी विथ पी एम एफ। तो ये आप जानते हैं, एन सी है ना, आर या एन सी के, फिर ये है पी की पावर के, क्यू की पावर एन माइनस के, ये आपको दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें कि टी बी द रैंडम वेरिएबल डिफाइंड एज टी, है ना, 1 है या 0 है। जब एक्स 1 है तो देखो टी जिस भी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट ना, यहाँ 0 1 है, तो टी एक्चुअली बर्नौली रैंडम वेरिएबल होगा। बर्नौली पी बोल देता हूँ, है ना। सो टी हैज डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली पी, एंड पी क्या होगा यहाँ पे? सो पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो मतलब टी को 1 होने की प्रोबेबिलिटी, और टी 1 कब है? जब एक्स 1 है। और एक्स 1 कब होगा? तो यहाँ से निकाल लोगे बाइनोमियल से, एक्स 1 कब होता है? एन सी 1, जो कि एन होगा पी की पावर 1 क्यू की पावर एन माइनस 1। तो ये आपके पास है, ये निकला स्मॉल पी, मतलब बर्नौली पी, वेयर पी इज दिस नंबर। अच्छा, एक तो पी पी मैच हो गया, तो कुछ और लिख देता हूँ यहाँ पे। बर्नौली मान लो यहाँ पे समथिंग पी 1 कर दूँ, पी 1, चलो। सो पी 1 इज दिस, एन पी 1 माइनस पी की पावर एन माइनस 1, है ना, क्योंकि वो पी पहले से था तो नया नोटेशन लेना पड़ेगा, पी 1 बोल देते हैं नाउ। तो टी इज बर्नौली पी 1 एंड पी 1 इज दिस वन। पूछ क्या रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, वेरिएंस ऑफ टी डिनोट दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये अब आसान हो गया, देखो। तो अब यहाँ से मैं बताऊँ आपको, टी का डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली, ये था ना, एन पी 1 माइनस पी की पावर एन माइनस 1, यही है। तो ये पैरामीटर आपको आइडिया है। अगर मैं लिखूं कि मान लो कोई रैंडम वेरिएबल y है, लेट्स से y है, y इज बर्नौली, इसमें कोई है ना, मान लो मैं लिख देता हूँ अभी के लिए लैम्डा फॉर एग्जांपल। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपको पता है ये लैम्डा होता है, और वेरिएंस ऑफ y आपका क्या होता है, याद है? सर प्रोबेबिलिटी 1 माइनस। डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं आता सारा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ा देता हूँ या तो, है ना। देखो आपको हाँ सारे सर। डिस्ट्रीब्यूशन याद करने पड़ेंगे तभी जाके होगा। तो या तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें थ्योरीज अगर हम देखें, सो जो सिलेबस एक बार देखते हैं, मैं सिलेबस आपको करवा देता हूँ। तो इसमें अगर हम CMI के सिलेबस पे आएँ, तो रुको यहाँ देख लेते हैं, तो ऐसे मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन सर्च कर लेता हूँ। सो तो चलो मैं अभी थ्योरीज कुछ दिन करा देता हूँ, क्योंकि जो लोग जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, जिनको थ्योरीज में है अगर, क्योंकि मेरा ये एक बैच का कि जो भी जहाँ हेल्प चाहिए उसमें मैं कर पाऊंगा, ये है। चलो ये, तो मैं ये वाला पार्ट आपको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, है ना। अभी ये वाला पार्ट मैं आपको करा देता हूँ तो बेटर रहेगा। सो यस सर। ठीक है ना। सो ये मैं थ्योरी अभी आपको करवा देता हूँ। सो इसमें क्या है कि एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। तो अभी अगले, है ना, 2-3 सप्ताह तक मैं इसको, एटलीस्ट 1-2 सप्ताह, क्योंकि एग्जाम आपका 24 मई को है, तो अभी टाइम है। सो मैं जब तक थ्योरीज करवा देता हूँ, ठीक है। सो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तो बेसिक प्रोबेबिलिटी आती है जो 11th-12th क्लास में थी। हाँ सर, वो आती है। हाँ तो फिर तो वो अच्छा है। तो एक बार था ना प्री तो रिक्वेस्ट। जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं ना, ये पॉइजन, गॉसियन, ये सब नहीं आते ये हैं। दिक्कत, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड, आपको ये पता है रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, चलो। तो बेसिक हाँ सर, 11th-12th, रैंडम है ना, 11th-12th का जो वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, ये आप एक बार देख लेना, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है इस, जो आगे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए ये आना चाहिए, ठीक है। हाँ तो उसके सर। आगे मैं करवा देता हूँ, मैं रैंडम वेरिएबल से अभी आपको करवा देता हूँ। तो मेनली जो भी क्वेश्चन, एक बार ये थ्योरी करा दूंगा, तो जितने भी क्वेश्चन हर साल 2-3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी तो आते ही हैं कम से कम ना उसमें, देखो आप MCQ यस में, तो सर। वो आपको हो जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए। सो रैंडम वेरिएबल होता क्या, सीधा सीधा मैं स्टार्ट करें, तो जैसे आप लोग जानते हो यहाँ एक वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे कि लेट ओमेगा एंड पी बी प्रोबेबिलिटी स्पेस। इसको यूज़ करूँगा, प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी स्पेस, जैसे वेक्टर स्पेस होता है वैसे हम बात करें प्रोबेबिलिटी स्पेस की। सो ये मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी स्पेस है।
यहाँ पे क्या है, तो जहाँ पे ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये आप जानते होंगे, सैंपल स्पेस है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसका नाम आप जानते हैं सैंपल स्पेस, यही है। एंड जो p है, p प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी मेजर या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, फंक्शन या मेजर है ना, ये है। तो ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं स्टार्ट करूंगा। सो अ फंक्शन x है ना, तो यहाँ रैंडम वेरिएबल आप जानते हैं x से डिनोट करते हैं हम लोग। सो x है जिसका डोमेन है ओमेगा और कोडोमेन है r, सेट ऑफ रियल नंबर। सो या एनी फंक्शन मैं लिख दूं यहाँ पे है ना, सो एनी फंक्शन x, कोई भी फंक्शन जो ओमेगा से r में, इसका क्या मतलब है, ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस के ईच आउटकम वो किसी ना किसी रियल नंबर से मैप करेगा। ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन हो जो सैंपल स्पेस के ईच एलिमेंट को किसी ना किसी रियल नंबर के साथ मैप करे, तो हम उसको बोलेंगे रैंडम वेरिएबल। तो एनी फंक्शन एक्स फ्रॉम ओमेगा टू आर इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। तो ये इतना ही बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है अगर मैथमेटिकली इसको लिखते दैट इज, ये तो मैथमेटिकली हो, अगर वर्ड में लिखते तो लिखते कि अ फंक्शन दैट असाइन, देखो इसी चीज को जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है अब इसी को मैं वर्ड में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, अ फंक्शन दैट असाइन ईच आउटकम या दैट एसोसिएट, है ना, दैट एसोसिएट या असाइन, है ना, एसोसिएट या लिख लो असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, तो यूनिक रियल नंबर होगा, है ना, क्योंकि फंक्शन होने का मतलब ये हर एलिमेंट का इमेज यूनिक होनी चाहिए, फंक्शन का डेफिनेशन कहता है। सो है ना, रियल नंबर। सो अ फंक्शन दैट असाइन या एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। तो ये तो डेफिनेशन हो गया रैंडम वेरिएबल का, ठीक। देखिए, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, मतलब कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, कोडोमेन रियल नंबर है, वो रैंडम वेरिएबल है, सिंपल। एनी फंक्शन जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस से बोल रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के सेंस में बात कर रहे हैं, सैंपल स्पेस और कोडोमेन रियल नंबर है तो वो एक रैंडम वेरिएबल। एग्जांपल आपसे मैं पूछता हूँ, तो ये पढ़ लिया आपने, अब मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आपको बताना है कि वो सैंपल स्पेस है कि नहीं है। जैसे मान लो अ कॉइन इज टॉस्ड, इसका पीडीएफ भेज दूंगा, अभी जो लिख रहा हूँ ये पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा। तो कॉइन इज टॉस्ड, मान लो मैं लिखूँ 2 टाइम्स, ठीक है, तो कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। अब तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ रैंडम वेरिएबल। अब देखिए, मैं कुछ ऑप्शंस के थ्रू ऐसा कोई फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन बना रहा हूं जो सैंपल स्पेस को ओमेगा पे मैप करेगी या नहीं करेगी वो आपको चेक करना है। सो लेट्स से मैं एक्स डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। दूसरे में एक्स डिफाइन करता हूं, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, यहाँ पे, एंड इसी को जस्ट समझने के लिए, है ना, ये तो आपने बचपन से बहुत बार सुना है कि नंबर ऑफ हेड्स लेंगे तो रैंडम वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ टेल्स लेंगे वो भी अच्छा। रैंडम वेरिएबल होगा, लेकिन थोड़े से मैं अलग लिख रहा हूँ, है ना। तो चौथा जो है कि अभी मैं एक ही लिख रहा हूँ, उसको मैं चेंज करूँगा, अभी बस कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ मैंने कर दिया डिवीज़न अपॉन, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, यहाँ कर दिया मल्टीप्लिकेशन और यहाँ कर दिया सब्ट्रैक्शन। अब ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन कौन सा रैंडम वेरिएबल है कौन सा नहीं है। स्लैश मतलब अपॉन है, अब आप सोच के बताइए। सर फर्स्ट वाला होगा बस, ठीक है, सेकंड वाला नहीं होगा। फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला नहीं होगा, आप ही कह रहे हैं, ओके। हम्म, हम्म, थर्ड वाला भी नहीं होगा ओके। और फोर्थ भी नहीं होगा। कैसे, आपको कैसे पता चला? सर सर सेकंड वाले में नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कहाँ लिखा है इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, ये तो रियल नंबर है सपोर्ट इसका, इसमें कहाँ लिखा है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए?
हमने तो कहा फिर सर सारे, हाँ, फिर फोर्थ वाला नहीं होगा, बस क्यों डिवाइड वाला, क्यों नहीं होगा? तो हम्म उसमें जीरो भी आएगा ना डिवाइड में। हाँ सिंपल है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमने डिफाइन किया है एक्स, तो कौन कौन सा है जो हर आउटकम सैंपल स्पेस को किसी न किसी रियल नंबर पे मैप करेगा, ये देखना है। सो यस सर। है ना, इसको मैथमेटिकली आप अब फंक्शन आप लोग जानते हैं, तो इसका मतलब हम्म, इसको हम दूसरे तरीके से लिखे तो इसका मतलब ये है दैट इज कि x ऑफ स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू r फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। इसका यही मतलब है कि यस सर। अगर मैं कोई भी आउटकम उठाऊं सैंपल स्पेस में, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, यही है। हम्म, तो वैसा यस है। सर। तो अब आप यही आपको यहाँ पे इंश्योर करना है। तो जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो हमारे पास क्या है, जैसे हमें इसने एक्सपेरिमेंट दिया कि एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस किया, तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, यही है। अब क्या करेंगे, यस सर। हम ये इंश्योर करेंगे कि हर ऑप्शन में क्या ये एक्स है, इसके ईच एलिमेंट को कहाँ भेजेगा। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ ऑप्शन के हिसाब से। तो देखिए जैसे हम वैसे ही मैं लाइन बना देता हूँ, जस्ट ये बता रहा हूँ कि कौन सा एलिमेंट कहाँ भेजेगा। तो जैसे मैं अगर इसके अकॉर्डिंग बात करूँ पहले ऑप्शन में, चलो यहाँ पे, तो एक्स ऑफ एच एच क्या आएगा, तो नंबर ऑफ हेड्स प्लस नंबर ऑफ टू। टेल्स, तो 2 + 0 2 आ जाएगा। एक्स ऑफ एच टी क्या आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। एक्स ऑफ टी एच क्या आएगा, 1 + 1 ये भी 2 आ जाएगा। एक्स ऑफ टी टी क्या आएगा, ये भी टू है। ये भी 2 आ टू। जाएगा, ठीक है। 0 + 2 2 आ गया, है ना। तो आपको मैं बताऊं, आप जानते होंगे क्योंकि आप लोग है ना ऑलरेडी फंक्शन पढ़ चुके होंगे। तो फंक्शन में क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, है ना। रेंज। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल जो हम बात कर रहे हैं ना, कि रैंडम वेरिएबल का जो डोमेन होता है ना, सो डोमेन ऑफ एक्स जो है वो ओमेगा है, को डोमेन ऑफ एक्स जो है वो आर है। ये आपको गिवन है डेफिनेशन में। रेंज आपको डिसाइड करना है। सो रेंज ऑफ एक्स आप जानते होंगे कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आएगी, यही ना, कि व्हाट आर यस द सर। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन, या मैं ऐसा लिखूं कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स ओमेगा वेयर ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा। तो ये रेंज है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहला है इसमें रेंज क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें रेंज क्या है, ये ए ऑप्शन में टू। है ना। सो टू। रेंज ऑफ एक्स जो आप सिंगलटन 2 हो गया, यही है। ठीक है, अब दूसरे में यही काम कीजिए। तो हमने क्या देखा फर्स्ट ऑप्शन में कि एक्स असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर, तो ये फंक्शन है, तो इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल है। दूसरे में बात करते हैं ऐसे ही, एक्स ऑफ एच एच, तो नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स 2 आ जाएगा। एक्स ऑफ एच टी, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स 0 हो गया। एक्स ऑफ टी एच, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ये भी 0 आ गया। एक्स ऑफ टी टी, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स -2 आ गया। तो जो बी ऑप्शन है, बी में जो रेंज है आपका, सो रेंज ऑफ एक्स क्या है, बी बताइए। बी में जीरो, -2, 2। 2 है ना, सो ये है। सो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइन ईच आउटकम ऑफ अ सैंपल स्पेस टू अ रियल नंबर। तो सेकेंड वाला भी ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी सही है। तीसरे में भी ऐसे ही आएंगे, तो एक्स ऑफ एच एच, नंबर ऑफ हेड्स इंटू नंबर ऑफ टेल्स, तो 0। एक्स ऑफ एच टी, नंबर ऑफ हेड्स इंटू नंबर ऑफ टेल्स 1। वन। एक्स ऑफ टी एच, नंबर ऑफ हेड्स इंटू नंबर ऑफ टेल्स 1। एक्स ऑफ टी टी, नंबर ऑफ हेड्स इंटू नंबर ऑफ टेल्स दिस। तो ये भी 0। असाइन कर रहा है, तो रैंडम वेरिएबल तो है। और इसका रेंज क्या यस है, सर। 0 और 1। तो यहाँ सिर्फ 0 1 इसका रेंज है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, डी वाले में। तो जो है ना, तो ये इसका था, ये हमने इसका डिस्कस किया। अब इस पे आते हैं। सो एक्स ऑफ एच एच, नंबर ऑफ हेड्स अपॉन नंबर ऑफ टेल्स 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब इससे ये समझ आया कि ये डी वाला एक ऐसा ऑप्शन है दैट डज नॉट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस टू रियल नंबर, क्योंकि नॉट डिफाइंड रियल नंबर है ही नहीं। सो दिस इज अ नॉट यस अ सर। रैंडम वेरिएबल। तो ये हो गया। और तो रेंज निकाल, क्योंकि फंक्शन ही नहीं तो रेंज कहाँ से निकलेगा। तो ये चीज़ है। यस सर। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन। अब मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल पे, सीधा सीधा। सो टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल आप क्या जानते हैं आप लोग, रैंडम वेरिएबल कितने टाइप होते हैं, क्लासिफिकेशन। कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट। ठीक है, अभी दो पे ही बात करते हैं।
तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब कैसे पता चलेगा कौन सा कॉन्टिन्यूअस है कौन सा डिस्क्रीट है? डेफिनेशन बताइए, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल? बोलिए Sir, जी। in a continuous random variable, the probability at a particular point is 0. ठीक है, We calculate the area under the curve, राइट। and in discrete, the probability at a point is defined. मतलब एक ये भी तरीका है जैसे इन्होंने बताए, तो अगर मैं उनके तरीके से लिख देता हूँ फिर अपने तरीके से बता देता हूँ। तो जैसे इन्होंने कहा कि रैंडम वेरिएबल है, फिर से मैं बोलूँ एक्स एक फंक्शन होगा ओमेगा से आर में, और इस तरीके से होगा सच दैट probability of x is equal to x is non-zero for some x belongs to r। अच्छा, इसका क्या मतलब? ये जो लिखते हैं क्या है? तो पहले आपको थोड़ा मुझे ये समझाना पड़ेगा, व्हाट डज इट मीन। ये जो मैं लिखता हूँ एक नंबर आगे लिखूंगा x इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बिलोंग टू सैंपल स्पेस x ओमेगा इज स्मॉल x, ये मतलब है इसका, है ना? Okay. जब हम ये लिखेंगे इसका मतलब ये है। सो Yes, sir. कि वैसे कितने आउटकम, जैसे आपसे मैं पूछता एग्जांपल के लिए ए ऑप्शन में, सो इन द ऑप्शन ए इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेट्स से 2, Sir, 4, प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब आप ढूंढोगे 1, कि ओमेगा में ऐसे कितने एलिमेंट्स है जो एक्स को 2 पे ले जा रहा है, तो चारों 4 element. चारों एलिमेंट है ना। तो इससे ये समझ Yes, आया sir. आपको कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि 4 आउट ऑफ 4 जो कि हो गया 1। 1. यही चीज मैं आपको अगर ऑप्शन सी में पूछता, सी में क्या है 0 1 है ना, चलो बी में पूछ लेता हूँ। ऑप्शन बी में आपसे पूछता हूँ व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी में। 1/3. तो बी में देखते हैं कि ऐसे कितने आउटकम है सैंपल जो 2 पे जा रहा है। तो आप यहां से देख पाएंगे बी ऑप्शन में एक 2 पे ये जा रहा था, एक 2 पे, बस एक ही है, एक ही है जी। Yes, sir. तो एक है कितने में से? 4 में से, तो 1 आउट ऑफ 4 ऐसा है। तो यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं, सो दिस इज, जब हम ये लिख रहे हैं ऐसा ना, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, ये क्या कहता है? जैसे इन्होंने लिखा कि एक रैंडम वेरिएबल है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो एक इन्होंने ये डेफिनेशन बताया, दिस मैथमेटिकली दिस इज फाइन, कि एक ना एक ऐसा नंबर मिलेगा जहां पे ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो डिस्क्रीट है। अल्दाउ ये मिक्स भी हो सकता है, लेकिन ठीक है अभी हम ये बात कर लेते हैं। तो या मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूं, तो जो मैं डेफिनेशन लिखूंगा, सो ये ठीक है, इसको रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है ना। तो जो रैंडम वेरिएबल है, हमने कहा 2 क्लासिफिकेशन है। तो पहला जो हमने लिखा डिस्क्रीट है ना, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो मतलब कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल रहता है, तो थोड़े अलग है, देखते हैं अभी, ठीक है अभी यहीं तक लिखते हैं। सो अभी के लिए मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ सिंपल, अभी आपने देखा कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर। तो अभी हम बात कर रहे थे डोमेन ओमेगा है, कोडोमेन आर है, रेंज। सो एक्स इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एक्स इज काउंटेबल सेट। ये काउंटेबल सेट पता होगा आपको, Yes, sir. फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट। यहां मैं x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यहां मैं लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ x इज अनकाउंटेबल सेट। अभी के लिए मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कुछ? तो जितने एग्जाम्पल मैंने Yes, अभी sir. तक लिखे थे वो सब डिस्क्रीट था एक्चुअली, है ना। कॉन्टिन्यूअस हाँ, कब sir. होगा? जब मैं ऐसा एग्जाम्पल लिखता आपसे कि x डिनोट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन अ पर्टिकुलर रोड, इस तरह से, तो वहां पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ जाती, तभी वो डिस्क्रीट ही होता। ये लिखता लाइफ टाइम ऑफ दिस बल्ब, जैसे ट्यूबलाइट यहाँ पर लगी है, तो लाइफ टाइम ऑफ द ट्यूबलाइट, तो वो फिर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो उस जैसे मैं ना कहीं लिखता हूँ कि x डिनोट द लाइफ टाइम ऑफ सम कंपोनेंट, है ना, सम मशीन, तो उस केस में x का जो रेंज होगा वो 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इंटरवल है ये कॉन्टिन्यूअस सेट हो गया, मतलब अनकाउंटेबल सेट हो गया, तो उस केस में Yes, x sir. कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, वैसा है। तो अभी के लिए ये क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। तो ये अभी लेके चलते हैं मोटे तौर पे। अल्लाह ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके लिए मतलब अगर बहुत स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन अभी के लिए एट द बिगिनिंग लेवल इज फाइन। सो
क्योंकि है ना एक तीसरा कैटेगरी भी आता है मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का, तो हम लोग मिक्स्ड को अभी इसी में काउंट कर ले रहे हैं कंटिन्यूअस में ही, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम आते हैं हमारे पास जो आपका मेन प्रॉब्लम था वहाँ पे आते हैं, सम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो मेनली आपको यहाँ दिक्कत है जिसपे क्वेश्चंस हर साल सीएमआई में आते ही हैं इस टॉपिक पे, ये है। तो यस सर। इसमें क्या है, तो इसमें स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में दो कैटेगरी जैसे आप जानते हैं कि एक तो डिस्क्रीट वाला होगा और एक कॉन्टिन्यूअस वाला। तो मुझे बताइए डिस्क्रीट के कुछ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या क्या है जो हम लोग रेगुलरली पढ़ते हैं, है ना। बायनॉमियल। हाँ जैसे हम पढ़ते हैं बाइनोमियल, तो यहाँ पे जैसे बात करेंगे, सो बीच में है ना, सो हम लोग क्या देखेंगे, जैसे पहला है बाइनोमियल, और बर्नौली, बर्नौली, हाँ अभी देख रहे थे बर्नौली। और डिस्क्रीट क्या 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 है, discrete continuous not कुछ discrete normal distribution. नहीं, नॉर्मल तो कॉन्टिन्यूअस है। discrete normal भी होता है सर। डिस्क्रीट नॉर्मल ये वो आ जाएगा डीजेनरेट, आई थिंक उसकी वो बात कर रहे हैं आप। डाइस का करते हैं हम वो। डीजेनरेट, एक मिनट, डीजेनरेट, डिस्क्रीट नॉर्मल ये क्या होता है, क्या पीडीएफ तो या डाइस पीएमएफ? हम्म डाइस जो रहता है हमारा, डाइस को हम करते हैं तो 1/6 है ना वो। तो हम्म वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या, वो तो डिस्क्रीट नॉर्मल हो तो गया उसको ना। हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बोलेंगे। अच्छा। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है, उसे यहाँ पे दूसरा कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म भी आता है। सो ये इंटरवल पे होता है, वो सेट पे होता है ना, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म। पॉइसन हम्म यहाँ आएगा पॉइसन, हाँ एक्सपोनेंशियल। जी, पॉइसन एक्सपोनेंशियल इधर आएगा, कॉन्टिन्यूअस है। तो इधर कॉन्टिन्यूअस लिख रहा हूँ, इधर कॉन्टिन्यूअस है, इधर डिस्क्रीट है। तो दोनों डिफरेंस है ना, जैसे एक तो डिफरेंस यहाँ आपको मेजर बताया हमने ये है, और दूसरा मेजर डिफरेंस ये है, तो आपको समझना है दोनों डिफरेंट है। तो एक्सपोनेंशियल, और वो अल्फा बीटा कॉची डिस्ट्रीब्यूशन करके, गामा, पर वो सिलेबस में नहीं है शायद। गामा पे भी क्वेश्चन आया था, तो जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हाँ है, सर, गामा में भी था कोई। हाँ सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन सर जी, सिलेबस में तो कुछ भी मेंशन नहीं है, हाँ तो वो तो हमें कुछ भी तो सभी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, हाँ कुछ कुछ उसमें लिखा। बस डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गॉसियन लिख दिया ना उसने सिलेबस में, जैसे उसने गॉसियन बस बोल दिया। हाँ, उसने कहा, गॉसियन। तो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी 11 12 से आप पढ़ लेना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम पढ़ लेना, हमारा रैंडम वेरिएबल्स हमने स्टार्ट किया है। तो फिर डेंसिटी फंक्शन अब मैं डिफाइन करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अभी डिफाइन करूंगा ना, ये सब हम बात करेंगे। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया गॉसियन, तो छोड़ दिया, एक्सेट्रा में सब आ गया, तो अब बाकी भी आपको पढ़ने पड़ेंगे इस तरह से। तो है ना, जैसे इस साल जो हम देख रहे थे बाइनोमियल 2022 में बाइनोमियल पे क्वेश्चन था, उससे पहले गामा पे था, है ना, उस तरह से पॉइसन पे आता है, वैसा है। सो है ना, फिर एक्सपेक्टेशन वेरिएंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, समरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख रहे हैं हम लोग कि पॉइसन हो गया, फिर हाइपर ज्योमेट्रिक इस तरह से आएगा, ज्योमेट्रिक, हाँ ज्योमेट्रिक भी है, तो ये आपके नेगेटिव पास, बायनोमियल, हाँ ज्योमेट्रिक हो गया, फिर नेगेटिव बाइनोमियल है, यूनिफॉर्म। नेगेटिव बाइनोमियल, ये यूनिफॉर्म लिख दिया, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म। तो इतने डिस्क्रीट के हो गए, कॉन्टिन्यूअस में बताइए और क्या रह गया। तो सर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बीटा दोनों है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड ना, ठीक है। बीटा, बीटा मतलब सिर्फ फर्स्ट काइंड होता है, बीटा सेकंड भी लिख सकते हैं, हाँ। और क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल। स्टैंडर्ड नॉर्मल, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो कॉची हाँ कॉची हो गया, स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, कॉची, है ना। सर वो भी है क्या, टी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ है, वो सब भी डिस्ट्रीब्यूशन है, का स्क्वायर। हाँ कॉची हो गया, कॉची के बाद थोड़ा इस टाइप का ही लिखे अगर हम, तो टी एफ। लाप्लास या डबल एक्सपोनेंशियल है ना, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, का स्क्वायर टी एफ, है ना। तो अगर यहाँ पे बात करें इसी में कि नाइन्थ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ है ना का स्क्वायर पे भी क्वेश्चन आया था, यानी इसमें पूछा था ना, तो ये है का स्क्वायर, सीएमआई में ही आपको मिलेगा पेपर में। सो का स्क्वायर हो गया, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, डबल एक्सपोनेंशियल। हाँ यही डबल लाप्लास का ही नाम डबल एक्सपोनेंशियल है ना, सो लाप्लास का ही दूसरा नाम डबल एक्सपोनेंशियल है। सर एक वो भी होता है, वी बुल। हाँ वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन,
सर ये सारे सिंगल वेरिएबल वाले होंगे ना? जी, ये सब यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल है। ये सब यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो ये जो लिख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब यूनिवेरिएट है, सिंगल रैंडम वेरिएबल वाले हैं, है ना? बाई वेरिएट में फिर आ जाता है बाई वेरिएट नॉर्मल, ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वहाँ आ जाता है मल्टीवेरिएट नॉर्मल, मल्टीनोमियल, वो है ना, मोर देन वन वेरिएट, ये सब यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इन सब के बारे में आपको जानना है ना? सो ये आपको जानना है क्या होता है, इस पर ही क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ये है। तो इससे पहले थोड़े से अगर बात करें, जैसे हम डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे थे, तो डिस्क्रीट के पास होता है पीएमएफ, कॉन्टिन्यूअस के पास होता है पीडीएफ। तो पीएमएफ बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना? सो अगर मैं बात करें यहाँ पे, सो अभी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ तब आप जो समझ आएगा। जैसे हम एक वर्ड लिखेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये वर्ड यूज़ करेंगे जिसको शॉर्ट में पीएमएफ लिखेंगे। तो ये होता है सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ होता है, कॉन्टिन्यूअस में पीडीएफ होता है जिसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, है ना? ये होगा पीडीएफ, ये आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। चलिए डेफिनेशन बताइए। सो पीएमएफ क्या होता है, हाउ टू डिफाइन पीएमएफ, इसका डेफिनेशन क्या है? सर हाँ पीएमएफ में एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू दी रहती है, ठीक है। और जो हमारा पीडीएफ है उसमें रेंज दी रहती है, रेंज, तो रेंज के हिसाब से प्रोबेबिलिटी रहती है पीडीएफ में। ओके सर ये एक फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी को रियल नंबर पे प्लेस करता है। ओके हाँ, तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे जब यहाँ पे, तो आएगा एक फंक्शन है, नाम से ही क्लियर फंक्शन है ना? सो अ फंक्शन, लेट्स से इसको स्मॉल पी एक्स बोलता हूँ। सो स्मॉल पी एक्स या पी एक्स ऑफ एक्स, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना? दिस इज पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इफ एंड ओनली इफ, इसका दो कंडीशन है, एक तो पी एक्स ऑफ एक्स शुड बी नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड summation of px of x from minus infinity to plus infinity should be 1, ये है। तो ये है पीएमएफ जो कि डिस्क्रीट के पास होता है। अब मैं दूसरा अगर लिखूं यहाँ पे कि अ फंक्शन जिसका नोटेशन है एक्चुअली ऐसा एफ एक्स ऑफ एक्स, जो कि एक डेंसिटी फंक्शन है, ये है ना? इसी को शॉर्ट में सिर्फ डेंसिटी फंक्शन लिखा जाएगा, ये सिर्फ मास फंक्शन लिखा होगा, तो वही मतलब है। So a function fx, this is probability density function of x if and only if same ही condition है कि this is more than equal to 0 for all x belongs to r and इंटीग्रेशन। तो कॉन्टिन्यू, अभी हमने बताया था हमने, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का रेंज अनकाउंटेबल सेट है, तो अनकाउंटेबल सेट पे इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन। काउंटेबल सेट पे समेशन होता है। तो सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये 1 हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन हो गया पीएमएफ एंड पीडीएफ का, ठीक है? सो और ये किसका है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। सो यहाँ लिखा ना पीडीएफ ऑफ, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इज पीडीएफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इफ एंड ओनली इफ, है ना? ये कंडीशन है जो है। सो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स का होगा, तो आगे एक कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ दिस। सो ये कॉन्टिन्यूअस के पास पीडीएफ होगा, डिस्क्रीट ना रैंडम वेरिएबल डू नॉट हैव पीडीएफ एंड कॉन्टिन्यूअस विल नॉट हैव पीएमएफ। तो ये तो हो जाता है। एक और कॉमन टर्म आता है, जैसे इसमें सिलेबस में लिखा ना, तो अभी ये वाला टर्म डिफाइन कर रहा था, तो यहाँ पे जो लिखा ना ये डेंसिटी फंक्शन क्या है, ये पीडीएफ की बात कर रहा है। रैंडम वेरिएबल क्या हमने डिफाइन किया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शॉर्ट नेम, पूरा नाम है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो अब सीडीएफ होता है, तो सीडीएफ का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये अगर मैं डिफाइन करूं कि जैसे कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको शॉर्ट में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखते हैं,
ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में CDF लिखते हैं। तो फिर से, तो CDF एक कॉमन टर्म है सबके लिए, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस, है ना, दोनों का CDF का डेफिनेशन कॉमन है, एक्सप्रेशन अलग अलग आएगा उसके हिसाब से, बट ये कॉमन टर्म है जो कि आप किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं। PDF यू कैन नॉट यूज फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल, PDF कैन बी यूज ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस, PMF कैन बी यूज ओनली फॉर डिस्क्रीट, बट PDF कैन बी यूज फॉर ऑल रैंडम वेरिएबल। ये कॉमन टर्म है जिसके थ्रू आप पूरे रैंडम वेरिएबल का काम कर सकते हैं। सो कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सिंपल ये है कि अगेन ये फंक्शन ही है, तो अ फंक्शन, सो ये भी एक फंक्शन है f(x) जिसका डोमेन एक्चुअली होगा पूरा रियल नंबर, और इसका जो रेंज या कोडोमेन बोले वो 0 से 1 होगा, डिफाइंड एज, है ना, डिफाइंड एज, ये जो आएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, या वही चीज़ है कि x फ्रॉम -∞ टू x, है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पहले बताया था कि इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम इन सैम्पल स्पेस विच करेस्पॉन्ड्स वैल्यू ऑफ x बिटवीन -∞ एंड x, है ना। सो ये मतलब है इसका, तो ये है CDF। सो दिस इज कॉल्ड CDF ऑफ, है ना, एनी रैंडम वेरिएबल x। तो ये आपका CDF का डेफिनेशन हो गया, ठीक है जी। देखिए, तो ये डेफिनेशन है। अगर आप इसी में डिस्क्रीट के लिए अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, देखो। सो अगर मैं बात करूं कि x डिस्क्रीट है, तो लाइक इफ x इज डिस्क्रीट, देन मान लो पहला पॉइंट कि इफ x इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विथ PMF, मान लो Px ऑफ x है, देन CDF ऑफ x, जिसका नोटेशन तो ये है और डेफिनेशन ये है, और इसको लिखेंगे कैसे, समेशन Px ऑफ x, x फ्रॉम -∞ टू x, है ना। तो ये हो गया एक्सप्रेशन जब डिस्क्रीट होगा। कॉन्टिन्यूअस में कि इफ x is a continuous random variable with PDF, ये है आपके पास, देन जो CDF ऑफ x होगा, है ना, जिसको हम नोटेशन में तो ऐसा लिखेंगे, और ये होगा x लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ होगा -∞ टू x, ठीक है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, तो यहाँ x में थोड़ा सा वैसा हो गया, सो t dt कर दो, यहाँ भी x ना लिख के, क्योंकि रेंज में x है ना, तो यहाँ लिमिट में x है, तो इट्स बेटर यू राइट समथिंग, t लिख लो या k लिख लो, है ना। सो मैं राइट k हेयर एंड k फ्रॉम -∞ टू दिस, ठीक है। सो k फ्रॉम, वैसा आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ये हो गया एक्सप्रेशन, है ना, तो यहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ता है PDF का CDF लाने के लिए, ठीक है, और डिस्क्रीट में समेशन करना पड़ता है CDF लाने के लिए, ठीक है जी। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस के लिए, और इधर आ गया डिस्क्रीट के लिए, तो ये कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया, वो डिस्क्रीट के लिए होगा, वो कॉमन डेफिनेशन है सबके लिए, तो यहाँ आपको समेशन करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे अभी डिफाइन करे, जैसे अक्सर वर्ड यूज़ होता है ना, एक्सपेक्टेशन अभी यूज़ हो रहा था, तो इसको डिफाइन कर देता हूँ, एक्सपेक्टेशंस ऑफ x। तो इसका जो नोटेशन है वो है EX। अगेन दोनों का अलग अलग डेफिनेशन होगा, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो जैसे अगर मैं इसका ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ, सो EX का जो डेफिनेशन है, सो अगेन दिस विल बी समेशन x इंटू PX ऑफ x, x फ्रॉम -∞ टू +∞ इफ x इज डिस्क्रीट, ठीक है, ये आ जाएगा, और इंटीग्रेशन x इंटू PDF ऑफ x dx इफ x इन, या रैंडम वेरिएबल है, सो x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन हो गया एक्सपेक्टेशन का, इसी के थ्रू, है ना, यू में डिफाइंड। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ तो इसी के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं EX स्क्वायर को, यहाँ स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ बस x² आ जाएगा, यहाँ बस x² आ जाएगा, बाकी जगह कॉमन रहेगा। तो देखिए,
सो ई एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। सो इन दोनों की नीड होती है कब, वेरिएंस निकालने में, जिस पे क्वेश्चन है ना सीएमआई में पूछा गया है कि वेरिएंस ऑफ एक्स, ये जनरली इसका मतलब है मीन ऑफ एक्स, मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। तो जब आपको मीन ऑफ एक्स पूछता है तो मीन्स दे आर आस्किंग अर्थमेटिक मीन ऑफ एक्स। तो अर्थमेटिक मीन पूछेगा तो ये आपको फाइंड करना है। और वेरिएंस ऑफ एक्स जिसका नोटेशन सिग्मा स्क्वायर होगा या सिग्मा एक्स स्क्वायर, जिसका एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इसी को फर्दर आप ओपन करते हो तो ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस देख के उसके अकॉर्डिंग लगाइए। ये निकालना पड़ेगा ई एक्स पहले आपको इसके अकॉर्डिंग, एंड देन उसका स्क्वायर करना है। तो दिस इज द, यू विल गेट द वेरिएंस, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्क्वायर रूट होता है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसका नोटेशन है सिग्मा, विच इज ऑब्वियसली रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर विच इज रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स। सो जो भी वेरिएंस आएगा एक्स का उसका स्क्वायर रूट ले लो तो वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देगा ऑब्वियस। ठीक है, यस तो ये तो क्या मीन वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन, वही एक्सपेक्टेशन मीन वेरिएंस। तो ये सब आपको फाइंड करना पड़ेगा इन जनरल, है ना। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स भी आ जाए तब भी वैसे ही होगा, है ना। यहाँ अगर मैं साइन एक्स लिख दूँ एक्स स्क्वायर की जगह तो यहाँ साइन एक्स यहाँ साइन एक्स आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ जो भी आप जी एक्स लिखोगे तो यहाँ जी एक्स हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, सो अब थोड़े आगे आते सर हैं। हाँ, इसके लिए अगर हमको बुक चाहिए तो सुल्तान चंद बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। बुक चाहिए तो, बुक चाहिए, बुक हाँ, रेफर करने के लिए तो सुल्तान चंद बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इतना सुल्तान चंद में वो ऑथर नहीं कौन पूछते। कौन सा ऑथर है उनका? नहीं, वो ऑथर का नाम ही सुल्तान चंद है, इट इज फॉर स्टैटिस्टिक्स का वो। सुल्तान चंद, सुल्तान चंद, एस सी गुप्ता। अच्छा गुप्ता एंड कपूर, वो सुल्तान चंद पब्लिकेशन आई थिंक बोल रहे हैं आप। अच्छा, नहीं नहीं, एससी गुप्ता का एस पूरा नाम क्या है? सुल्तान चंद नाम है? अच्छा, मुझे शायद नाम पता नहीं है। हाँ, ओके, पूरा नाम उनका पता नहीं, एससी गुप्ता एंड कपूर ना। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। जो आप कह रहे हो इस बुक की बात कर रहे हैं ना, गुप्ता एंड कपूर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पढ़ा भी होगा मेरे पास, ये रहा, एक मिनट। तो अच्छा, इनका पूरा नाम, अच्छा ये वाली बुक ना, ये क्या है? यस सर। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ये है, पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक है। ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा ही है, नुकसान क्या है। इसके डेफिनेशन पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, तो ये बहुत अच्छी बुक है ना। ये स्टैटिस्टिक्स के लिए सब कुछ है इसमें, स्टैटिस्टिक्स का। सर मेरा क्वेश्चन था एक हाँ कि मतलब जैसे अगर हमें कोई बुक पढ़ना है हाँ तो बुक तो 700-800 पन्नों की होती है और उसमें 2 साल लग जाएगा हाँ पढ़ने में, है हाँ ना। हाँ, बट सर अब जैसे हमारा एग्जाम 2 महीने बाद है, हम्म ठीक है, तो अब बुक जैसे खोलते हैं तो उसमें थ्योरम्स आती है, रिमार्क आता है, डेफिनेशन आती है, फिर वो पैराग्राफ में टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारा। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम्पल आते हैं। हाँ। तो सर प्रोडक्टिवली बुक को पढ़ने का मतलब सही तरीका क्या है? अगर आपको डेफिनेशन थ्योरम्स आते हैं तो जस्ट आप सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करके देख लो या एक्सरसाइज सॉल्व करके देख लो, उससे आप पता चल जाएगा आपको कितना आता है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चन, मतलब आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। नहीं तो सर थ्योरी तो उसमें बहुत सारी मेंशन है और ये है कि मतलब कंफर्टेबल है टॉपिक्स के साथ, सब है ना। हाँ, बट बहुत सारे थ्योरम्स तो नहीं आते, मतलब जो बेसिक वगैरह है वो आ जाती हैं। हम्म तो थ्योरम्स में दिक्कत है और ऊपर से जो रिमार्क और डेफिनेशन है वो भी हम्म अपने आप में एक थ्योरम ही लगती है। हम्म। तो ऐसा लगता है वो रिमार्क, डेफिनेशन, थ्योरम सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, नहीं, मेन पढ़ना पड़ेगा बार बार आपको उसमें। अगर वो डिपेंड करता है किस लेवल की बुक पढ़ रहे हैं आप, है ना। बुक का एक इंट्रोडक्टरी लेवल की बुक है, मैं मीडिएटर है या हाई। वीके रोहतगी की बात हाँ, कर तो रहा वीके था। रोहत की सीएमआई के लेवल पे बहुत हाई लेवल की बुक हो गई। नहीं नहीं सर, सीएमआई नहीं, मतलब इन जनरल एक बुक पढ़ने का तरीका पूछ रहा था मैं तो, हाँ, वही क्योंकि तो, सारी बुक ही। बुक पढ़ने का तो वही मतलब है कि पहले आप डेफिनेशन देखो, फिर वही थ्योरम्स पढ़ो समझो, देन थ्योरम का प्रूफ देख सकते हो आप कैसे किया गया है। तो मेन तो अंडरस्टैंडिंग है कि आपको डेफिनेशन याद हो गया, याद करना पड़ेगा, थ्योरम्स के स्टेटमेंट याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एंट्रेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है थ्योरम पे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट याद होने चाहिए। देन उस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझ आएगा आपको कि वो अप्लाई कैसे होगा। प्रूफ्स आप देख सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज़ें हैं। लेकिन टाइम तो लगेगा, अगर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है तो टाइम लगेगा, है ना। इनिशियली ज़्यादा टाइम लगता है, बाद में कम टाइम, जब बहुत बार आपने पढ़ लिया तो कम टाइम लगेगा, बट टाइम तो लगेगा आपको, ये चीज़ें हैं।
तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ो, अभी जितनी जरूरत है उतना पढ़ो, क्योंकि जो बुक आप बात कर रहे हो वही बुक मास्टर्स लेवल पे पढ़ाई जाती हैं। वीके रॉयल की बुक ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, वही मास्टर लेवल पे पढ़ाई जाती है, वही पीएचडी लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, है ना। बस वहाँ पे एम चेंज हो जाता है। इंट्रोडक्टरी लेवल बस होता है कि इंट्रोड्यूस करना है, उस लेवल पे मास्टर्स लेवल पे थोड़े डीपली जाते हैं, पीएचडी लेवल पे और डीप पढ़ाते हैं, उस तरह से है। सो लेवल बढ़ जाता है, कंटेंट तो वही है, बस उनका लेवल बढ़ता चला जाता है आगे, ठीक है ना। तो आपको वही टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वह शॉर्टकट में कैसे सीख पाएंगे, ये है। ओके, तो अभी हम कहाँ पे थे, यहाँ पे हम लोग हैं। तो अब मेन है यूनिवेरिएंस ना, ये बेसिक आपको मैंने बता दिया कि मीन वेरिएंस ये बता रहे थे यहाँ पे, हाँ ये मीन वेरिएंस का आ गया। हम यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो हम लोग ये बस आपको हम बता रहे थे अभी, तो अभी मैंने ये डिफाइन किया, ठीक है। अब ये हमें करना है डिस्कस, है ना। एक्सपेक्टेशन वेरिएंस मैंने आपको भी बताए हैं डेफिनेशन, बस है ना, ये बस आपको मैंने डेफिनेशन बताया कि इसका डेफिनेशन क्या है, हाउ टू डिफाइन एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। अब ये ई एक्स है, ये वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। डेटा इंटरप्रिटेशन वो तो वही हो गया कि है ना, पाई चार्ट और ये सब दे दिया आपको, उसको डेटा इंटरप्रेट करना है, एंड देन सम स्टैटिस्टिक्स, ये तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया। तो मेनली जो आपका इस वाले पार्ट में है ना, जैसे ये वाला पार्ट जो है, सो दिस यू कैन कवर फ्रॉम स्कूल लेवल बुक, 11th-12th वाली बुक पढ़ोगे वहाँ से ये कवर हो जाएगा इतना पार्ट। अभी मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया है और अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किए हैं, यहाँ तक डिस्कस किया है, लेकिन ये पार्ट डिस्कस करना ही बाकी है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये मैंने बताया, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, गुप्ता को फर्स्ट पार्ट है, मतलब बेसिक बहुत फंडामेंटल, जो आप 9th-10th जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे, 9th-10th क्लास में जो लास्ट चैप्टर होता था स्टैटिस्टिक्स का, तो वो आप देख लेंगे तो उससे बेसिक हो जाएगा कि बार ग्राफ हो गया है ना, पाई चार्ट या इस तरह से मीन मीडियन मोड, उस तरह के क्वेश्चन हो गए इससे। तो इसमें बस ये वाला पार्ट हमारा बचा है, तो उसमें क्या डिस्कस करना था हमें, ये वाला पार्ट, इसमें ये एक एक रैंडम वेरिएबल डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन सीएमआई में आ रहा है ना, तो आपको एक एक, क्योंकि इन सब में जरूरत पड़ती है मीन की, वेरिएंस की, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, पीएमएफ की। सो पीएमएफ हालांकि दे देता है सीएमआई, क्योंकि वो ये नहीं चाहता आप याद रखो, वो चाहता है अप्लाई करके देखो कि आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो ये सब 1 by 1 आई थिंक है ना, टाइम तो आज निकल गया है, तो अगले क्लास में इसको 1 by 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो कल जो क्लास होगी, कल क्लास होगी, तो कल थ्योरीज डिस्कस करेंगे इसकी हम लोग, है ना। सर हाँ, पीवाईक्यूज का पीवाईक्यूज पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनको दिक्कत आ रहा था, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो पहले ये थ्योरी कल कंप्लीट करेंगे, फिर वापस पीवाईक्यू पे आएंगे, है ना। आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है सिलेबस ढंग से करना, पीवाईक्यूज ढंग से करना, यस ये सर। दोनों अगर आपने अच्छे से कर लिया तो एग्जाम की तैयारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई। अब आपको जितना अच्छा लेवल इंप्रूव करना है, तो उसके लिए जितने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जहाँ तहाँ से प्रॉब्लम मिल रहा है तो उसको आप सॉल्व करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो लेवल उतना बढ़ेगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी एग्जाम के लिए है सिलेबस और पीवाईक्यू करना, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो वो उसी दौर में अभी जैसे इनको डाउट है, तो हमने कहा ठीक है, जो बच्चे ज्वाइन कर रहे थे उनको जो हम हेल्प कर सकते हैं, पर्पस यही है, तो ये करते हैं। तो ये हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक एक डिस्ट्रीब्यूशन 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो मे भी एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा, मुझे लगता है ये शायद हो सकता है 2 दिन में हो जाएगा, एक दिन डिस्क्रीट हो जाएगा, एक दिन कंटिन्यूस हो जाएगा, या 3 दिन लग सकता है, 2-3 दिन, तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग ये वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज मैं यही स्टॉप करता हूँ, थोड़े बुक पढ़ के आप पढ़िए, गुप्ता कोड वाली बुक भी अभी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आसान लेवल पे एक है ना, रॉस की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू, जो आई थिंक, शेल्डन रॉस हाँ सेल, जो सिलेबस में भी उन्होंने दे फर्स्ट रखा है, कोर्स प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट हाँ सर कोर्स इन है ना, जो यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है, ये सर वो सबसे अच्छी बुक है। हाँ ये बहुत इंट्रोडक्शनरी कोर्स है, अच्छा ही बुक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं कि इसको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी है ना, इस तरह से है, तो ये आप ये देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, है ना। तो अभी जो भी मैं कंटेंट पढ़ाया वो इस बुक में भी है, आपको इस तरह से मिलेगा जो मैंने लिखाए हैं, तो आप पढ़िए समझिए, है ना। और पूरा बुक नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि आपके सिलेबस की कितनी नीड है, तो इस पार्ट के लिए वो रॉस की बुक है आपका, है ना, जो रॉस की बुक है वो इस पार्ट में आपको हेल्प करेगा, तो इस पार्ट में मेनली यहाँ हेल्प करेगा इसमें आपको। सो ये वाला पार्ट आपको हेल्प करेगा रॉस वाली बुक, तो वो थोड़ा गूगल डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछिए, फिर उसके रॉस वाली बुक से जो जो कंटेंट है यहाँ पे वो पढ़ो, रैंडम वेरिएबल मेनली, देन यू गो थ्रू डेफिनेशन, थ्योरम्स, एग्जाम्पल्स, बस एग्जाम्पल करो, एक साइज मानो करो, नहीं करो ये एटलीस्ट एग्जाम्पल कर लो तो एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। सो कल हम सर लोग वो डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स, हाँ वो जो कॉम्बिनेट्रिक्स के सवाल रहते हैं, हाँ। तो मैं 2024 का पेपर कर रहा था, उसमें उन्होंने पूछा था, तो वो मैं सवाल मैंने पहली बार देखा था ऐसे, तो कॉम्बिनेशन का उसमें उन्होंने मोर देन, मतलब उधर रेंज एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, उन्होंने रेंज बताई थी, मतलब एक सवाल था कॉम्बिनेशन का, तो वो कैसे सॉल्व करे कुछ, मतलब वो कौन से टॉपिक का सवाल था, नंबर अच्छा, उस तरह थ्योरी का क्वेश्चन था कैसे कि प्रैक्टिस करे, ये पूछ रहा हूँ आपके कहाँ से प्रैक्टिस करे क्वेश्चंस ये। हाँ, मतलब ये पर्टिकुलर टॉपिक की, हाँ मतलब वो टॉपिक, वो सवाल किस टॉपिक का था वही मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने मैंने उसका आंसर देखा, हाँ तो उन्होंने कैसे किया वो समझ में आया, बट
अभी मैंने सिलेबस देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन कौन से सा टॉपिक क्वेश्चन का था? है। एक मिनट बता दो। ये 2024 12th वाला। ऑब्जेक्टिव का? नहीं, सब्जेक्टिव। कमेंट मैंने भेजा है वो चैट बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन भेज दिया आपने, यहाँ होगा ना। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है। ये वाला, ये 12, ये उन्होंने लिमिट दी है वहां पे कि हाँ ये रहा ना बोर्ड पे, देखो हम मैक्सिमम नंबर। there are 7 elevators in a large shopping mall, each stopping at ground floor and at most 6 other floors. If at least 3 elevators stop at each floor, and if it is possible to go from any floor to any other floor without changing elevators, so what is the maximum number of floors in the mall? तो ये वही है, मतलब ये एक्चुअली कॉम्बिनेटोरिक्स का ये काउंटिंग प्रॉब्लम है। तो आपको वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया हो जाएगा। देखो मेन पर्पस है कि आपको ब्रेन को ट्रेन करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वो आपसे मतलब वही क्वेश्चन आएगा जो आपने पहले कर रखे हैं, जरूरी तो नहीं है। बट ये कि अपने ब्रेन को आप ट्रेन करोगे, उस तरह से फ्रेम कर लोगे, तो कोई नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप सोच पाओगे। तो जो प्रिपरेशन का जो पर्पस होता है हाउ टू थिंक, कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ के कैसे सोचोगे, क्या प्रोसीड करोगे, अप्रोच क्या होगा, ये जानना है। आप ऐसा नहीं होगा कि जो एग्जाम में आएगा वो आपने पहले किया होगा। नया क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर लोगे। अगर आप पहले बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो आपके दिमाग में वो पता है कि हाउ टू अप्रोच, तो वो आप नया क्वेश्चन भी कर लोगे। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन देखा हुआ है और वो क्वेश्चन मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं हो रहा, इसका मतलब आप उतना अभी आपका दिमाग उस तरह से ट्रेन नहीं हुआ है कि जो एंट्रेंस के लिए कर पाए। तो आपको अभी ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करने हैं खुद से। पहले नहीं सॉल्व हो रहा तो उसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे है ना, गूगल पे आजकल चैट जीपीटी है, गूगल है, ये सब देख सकते हो। बट वो है ना 100% ट्रस्टवर्दी सोर्स नहीं है कि जो लिखा है वो सही ही है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा वो सही है कि गलत है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन जो डिफरेंट पोर्टल्स पे या डिफरेंट जो चाहे वो स्टैक एक्सचेंज है, कोड़ा है, या जो भी डिफरेंट पोर्टल्स हैं, उसमें जरूरी सब सही है। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा वो सही है कि गलत है। तो उसके लिए आपकी समझ उससे बेटर होगी, तभी आप समझ पाओगे। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस है, लर्निंग तक प्रोसेस है, परफेक्ट कोई थोड़ी है। बस ये कि आपने आपको थोड़ा इम्प्रूव करना है, सो दैट एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल कर सको, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, JEE का मेंस एडवांस के क्वेश्चन उठा लो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी पहले खुद से करो, फिर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर सोचो क्या आप नहीं सोच पा रहे थे, वैसा है, ठीक है। ठीक है जी। तो कल अभी फिर आप वापस PYQ पे आएंगे हम लोग। ये वाला पार्ट डिस्कस करने के बाद वापस PYQ पे आएंगे। तो आप लोग जब तक पूरा PYQ कंप्लीट कर लीजिए और जो क्वेश्चन डाउट है उसको टिक करके रखिए। जो भी CMI का है ना 2018 से लेकर 24 तक का पेपर है ना आपके पास, तो 18 से 24 सारे पेपर कंप्लीट कीजिए। जो डाउट है उसको टिक करके रखिए, सॉल्यूशन है देखिए, नहीं हो रहा फिर मेरे से डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग ये पार्ट अगले 2-3 क्लास में ये डिस्कस करेंगे, ईच डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन आगे सर बढ़ेंगे। इसमें अपन डिस्ट्रीब्यूशन में मतलब वो मूवमेंट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे या हाँ, मीन पूरा? वेरिएंस, MGF, हाँ ओके सर। ये सब कि मेनली याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन है ना, पैरामीटर्स, देन सपोर्ट, फिर मीन वेरिएंस, मेनली ये याद रखना। मीन वेरिएंस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए। मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन भी देख सकते हैं, तो वो डिफाइन नहीं किया, कर सकते हैं उसको, है ना। तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाँ ठीक है ना। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू अभी के लिए।